हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। दोस्तों, इसमें हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। मेरा वादा नहीं, पूरा पूरा दावा है कि अगर इस वीडियो को एक बार ढंग से देख लिया तो इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो डेट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, हिस्ट्री जो है वो समय समय पर बदलती रहती है। इसमें हम हमारे पास्ट में क्या हुआ था और किस प्रकार से चीज़ें बदल रही है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका मतलब पहले की और बाद की सारी घटनाएं हमारी डेट्स के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर जो पहले की चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे बैटल्स के बारे में, युद्धों के बारे में और बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादातर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो रूलर्स है और उनकी क्या पॉलिसी रही उनके बारे में भी बताया गया है। इसमें आगे जानने को मिलता है कि किस प्रकार से एक राजा है उसे मार दिया गया दूसरे राजा के द्वारा। दूसरा राजा जो है वो युद्ध करके दूसरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। किस प्रकार से बच्चे को जन्म को और राजा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार से राजा एक जगह से दूसरी जगह अपनी परिवार को या राज्य को आगे बढ़ाता है। ये सारी बातें हिस्ट्री में हमें जानने को मिलती है। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री में जो कई डेट्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट बातें हमें जो जानने को मिलती है वो है हमारे गवर्नर जनरल जो इंडिया में रहे थे, ब्रिटिशर्स जो रहे थे। जो जैसे कि पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे और लास्ट जो रहे वॉइस राय वो हमारे रहे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सब से जुड़ी हुई जो हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। अगर इनमें हम लोग बात करें तो हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन और बहुत सारे इरविन, बहुत सारे ऐसे ये नाम हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये गवर्नर जनरल और वॉइस राय यहाँ पे इंडिया में हुए और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें देखने को मिलती है। अब हमारी हिस्टोरिकल जो बुक्स है वो इन सारी पर्सनैलिटीज से जुड़ी हुई थी। उनकी क्या एक्टिविटीज रही, क्या पॉलिसीज रही, उनके अचीवमेंट क्या रहे। और ऐसा लगता है जैसे उस समय जो हिस्ट्री थी उसमें इनके अलावा कुछ नहीं था। क्या नॉर्मल लोग नहीं थे या इनके अलावा कुछ और नहीं था? लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी हिस्ट्री को इस तरह से तैयार किया जिसमें कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब हम हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज किस प्रकार से करते हैं। 1817 की अगर बात करें तो जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बहुत मैसिव बड़ा 3 वॉल्यूम का वर्क लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसके अंदर हमारी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। एक था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम पीरियड और तीसरा था ब्रिटिश पीरियड। और इस पीरियडेशन को हम लोग काफी अधिकतम स्वीकार कर लेते हैं। हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में क्यों बांटा है? क्योंकि अलग अलग जो पीरियड्स हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग उनके फीचर्स हैं। एक पीरियड और दूसरा पीरियड जो है उसमें कुछ असमानताएं हैं। इस कारण से हमारी हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है ताकि उनकी अलग अलग समय की विशेषताओं को हम लोग आसानी से जान सकें और ये जान सकें कि कब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम लोग शिफ्ट हो गए। जेम्स मिल की जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, जेम्स मिल ने हमारे यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है और वो सोचते थे कि एशियन सोसाइटीज हैं उनकी जो सिविलाइजेशन है वो अगर यूरोप से कंपैरिजन की जाए तो बहुत ही लोअर लेवल की है। उनके अनुसार यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए हैं वो हिंदू और मुस्लिम राजाओं को, जो कि यहाँ के रूलर्स थे, उनको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। उसी के साथ साथ में उन्होंने नोट किया कि यहाँ पे धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस थी और बहुत ज़्यादा कास्ट से जुड़े हुए पुराने रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, अंधविश्वास थे, वो यहाँ पे आम लोगों के जीवन में और बड़े लोगों के जीवन में भी देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ में ब्रिटिश रूल ने या मिल ने ये महसूस किया कि इंडिया के लोगों को सिविलाइज करने की आवश्यकता है और उसको सिविलाइज करने के लिए उन्हें यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस या लॉज को लागू करना होगा। मिल ने वास्तव में यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया ब्रिटिश को इंडियन टेरिटरीज को कॉन्कर कर लेना चाहिए ताकि वो यहाँ के लोगों को प्रकाश में ला सके, उनके जीवन में उजाला ला सके या उनके जीवन में खुशियाँ ला सके।
और वो सोचता था कि इंडिया जो है वो इस काम को करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए ब्रिटिशर्स को ये काम करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा है, वो है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ये जो डिवीजन है इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। ये जो डिवीजन है ये इन्होंने वेस्ट से लिया है, क्योंकि वेस्ट में जो है इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। यहाँ पे मॉडर्निटी जो है, मॉडर्निटी में साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब चीज़ों को लिया गया है। और मिडाइवल में एक ये टर्म काम में लिया गया है ऐसी सोसाइटी को बताने के लिए कि जहाँ के लोगों में मॉडर्न सोसाइटी वाले क्वालिटीज़ या फीचर्स नहीं थे। और इसी प्रकार से एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट यानी पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो एंशिएंट से जुड़े हुए हो गए। तो इस प्रकार से 3 हिस्सों में हमारी इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के रूप में बांटा गया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी किसी भी प्रकार की नहीं थी, और उस समय ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस हुई थी। अब कॉलोनियल क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंडिया को कॉन्कर करने के लिए आए थे और अपना रूल जमाने के लिए आए थे, एस्टेब्लिश करने के लिए आए थे। धीरे धीरे उन्होंने नवाबों को और राजाओं को पराजित कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, और धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी पे उन्होंने कंट्रोल किया। यहाँ से रेवेन्यू वो कलेक्ट करने लगे, अपने खर्चे यहीं से निकालने लगे, वो यहाँ से कुछ सामान खरीदने लगे बहुत कम कीमतों पे, और यहाँ की जो क्रॉप्स है उनको वो प्रभावित करने लगे। उन्हें जो क्रॉप्स चाहिए थी वो खेतों में लगवाया करते थे, और धीरे धीरे वो यहाँ के इंडियन सिस्टम में, वैल्यूज़ में, टेस्ट में, कस्टम्स में, प्रैक्टिस में बदलाव लाने लगे। और जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को इस प्रकार से अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसको हम लोग कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए एक हमारे पास में इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश लोग ये बिलीव करते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन जो भी होता था उसको वो लोग लिखते थे, और जब एक बार वो हो जाता था तो उसके बाद में वो उसको स्टडी करते थे, उस पर डिबेट करते थे। और इसी के कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट ये धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगे थे। ब्रिटिशर्स ये भी महसूस करते थे कि डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट होने के कारण से हमें बहुत अधिक संभाल के रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के पास में थे। विलेज तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, लॉ कोर्ट्स, ये अपने अपने रिकॉर्ड्स को रखा करते थे। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। सर्वे इस समय बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सर्वे की परंपरा को शुरू किया, और ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि अगर कहीं पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से करना है तो वहाँ के लोगों के बारे में जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने गाँव में, शहरों में जितनी भी जगह थी वहाँ पे सर्वे करवाना शुरू कर दिया, और इस सर्वे से उन्हें पता लगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना, लोकल हिस्ट्री, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, और यहाँ के लोगों के बारे में धीरे धीरे वो सारी जानकारियाँ जुटाने लगे। 19th सेंचुरी की एंड की अगर बात करें तो उन्होंने पॉपुलेशन काउंट करना भी शुरू कर दिया, जो कि लगभग हर 10 ईयर से होती थी। अब वो लोगों के रिकॉर्ड बनाने लगे कि इंडिया में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार की यहाँ पे कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं और ऑक्यूपेशंस है। और भी अन्य तरह के कई सर्वे होते थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे, इस तरह के सर्वे वो करने लगे थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते, जैसा कि आपको बताया गया, ये रिकॉर्ड्स जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ये हमें जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें थी उनके बारे में बताते थे। ये रिकॉर्ड्स इसलिए बनाए गए थे कि ये रिकॉर्ड्स जो है वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को पास्ट के बारे में जानकारी दे सके। लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमेशा हेल्प नहीं कर पाते थे कि हमारे लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, और ये एक्शंस उन्होंने
क्यों लिए हैं। और इन सारी जानकारियों को कई बार प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है, और हमें अन्य सोर्स को तलाशना पड़ता है जिससे हम पूरी जानकारियों को सही तरह से प्राप्त कर पाएँ। हम बहुत सारी डायरीज लोगों की, बहुत सारे धार्मिक तीर्थयात्री हैं उनके अकाउंट्स हैं, ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हैं, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज हैं, बहुत सारी प्रचलित बुकलेट्स हैं जो कि लोकल बाज़ार में मिलती थी, उनसे भी हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। और जैसे जैसे प्रिंटिंग फैलने लगी, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे और लोग डिबेट इन चीज़ों में करने लगे पब्लिक में, तो धीरे धीरे ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगी। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो है वो अपने आइडियाज़ को, और पोइट्स अपनी कविताओं को, नॉवेलिस्ट भी अपने काम को लिखने लगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।